हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, उसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वो जो वीडियो थी हमारा, वो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन है हमारा, काफी लेंथी क्वेश्चन है और वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं करा सकती थी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए। सो ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का और इस यूनिट का नाम है हमारा विश्लेषण के दृष्टिकोण। क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यों की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो उससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैं 2 दृष्टिकोणों के बारे में बता चुकी हूँ, आपको इसमें दोबारा से बता देती हूँ। व्यवस्था दृष्टिकोण और दूसरा था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो इन 2 दृष्टिकोणों के बारे में मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आपके लिए वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया, तो इसलिए ताकि आप वो देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो हमारा आज हम थर्ड जो दृष्टिकोण है हमारा, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ से हम लेंगे और इसी वीडियो में हम ये क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस दृष्टिकोण के विद्वानों के अनुसार आधुनिकता के परियोजनों का राजनीतिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आधुनिकता की कोशिश में राजनीतिक इकाइयों को अनदेखा किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण के जो विद्वान है वो मानते हैं कि इसमें आधुनिकता के परियोजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था आती है, दलीय व्यवस्था आती है, जाति व्यवस्था आती है, जिस पर हम इसका जो है इस दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें आधुनिकता की कोशिश की जाती है, लेकिन राजनीतिक इकाइयां जो होती है उसको अनदेखा नहीं किया जाता है। तो इस आधार पर विभिन्न राज्यों में स्वनिर्णय के अधिकारों से संबंधित स्वायत्ता आंदोलनों, विलगाववादी प्रवृत्तियों तथा उससे पैदा हुई परिस्थितियों के अध्ययन पर बल दिया गया है। तो ये जो हम दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में किस तरह के दृष्टिकोणों को अपनाकर जो है राजनीतिक दल अपनी सरकार बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, एक तरह से राजनीति पूरी चलाते हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो दृष्टिकोण है इसमें स्वनिर्णय के अधिकारों से संबंधित जो स्वायत्ता आंदोलन होते हैं, विलगाववादी प्रवृत्तियां होती हैं या फिर अलगाववादी भी कह सकते हैं हम इन्हें, तथा उनसे पैदा हुई परिस्थितियों का अध्ययन भी किया जाता है, उसके अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। जैसे उदाहरण में इसके दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट राज्य, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब आदि राज्यों के अध्ययन किए गए हैं। तो इन सारे राज्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें। इनके अनुसार विकास के स्तर के आधार पर संघवाद की समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण होता है उसमें आधुनिकता से जो संबंधित चीजें होती हैं उन पर अध्ययन किया जाता है। लोग जो है किस तरह से स्वायत्ता आंदोलन करते हैं, स्वतंत्र होने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं या फिर अधिकार मांगने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो स्वायत्ता आंदोलन होते हैं। अलगाववादी प्रवृत्तियां मतलब कि लोग जो समूह होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सरकार को नहीं मानते अपना, तो ये अलगाववादी प्रवृत्तियां होती हैं। इन सब चीजों पर अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें उदाहरण में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आसाम, अरुणाचल, ये सारे जो है ये सब पहले एक ही हुआ करते थे और इनका नाम था पहले आसाम। तो आसाम से बहुत सारे राज्य अलग हो गए हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे जो है अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर अलगाववादी प्रवृत्तियां थी, स्वायत्ता आंदोलन थे, इसलिए ये लोग अलग हो चुके हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी दंगे हुए थे। अब हमारा चौथा जो दृष्टिकोण आ जाएगा वो संघ या नीति निर्माण दृष्टिकोण है। तो हर राज्य में संघ और नीतियां बनाई जाती हैं, संघ बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। नीतियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो अपनी जो सरकार है उसको काम कर सकें। हर राज्य में नीति निर्माण की प्रक्रिया, प्रेरक तत्व तथा उनके कार्यान्वयन में राजनीति की भूमिका रहती है। तो राजनीति करने के लिए ही लोग नीतियां बनाते हैं। इस आधार पर राज्यों में उनके डिग्री का अंतर होता है। इस दृष्टिकोण को बारबरा हैरिस व्हाइट और यॉस मुई ने अध्ययन किया। तो ये जो है 2 विद्वान हैं, इस अध्ययन के बारे में इन 2 विद्वानों ने बताया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हैरिस व्हाइट ने विभिन्न राज्यों में एथनिक तत्वों का अध्ययन किया। मुई ने साउथ इंडियन राज्यों में
पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक तत्वों को उजागर किया। राजनीतिक तत्व मतलब जो राज्य हैं वो किस तरह से अपनी नीतियां बनाते हैं। तो हैरिस राइट जो है उन्होंने विभिन्न राज्यों में जो अध्ययन किया था वो एथनिक तत्वों का अध्ययन किया था। और जो मुई है उन्होंने साउथ इंडियन के जो राज्य हैं उनमें पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अध्ययन के बारे में उन्होंने बात की थी। बताया था कि वहां पर जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है और उसी के आधार पर वहां पर सरकार बनाई जाती है, संघ बनाया जाता है और नीतियां भी उसी के आधार पर बनाई जाती हैं। तो मुई ने पाया कि पीडीएस साउथ इंडियन राज्यों में राजनीतिज्ञों के लिए एक प्रभावी उपकरण की तरह काम करता है। मतलब कि जो पीडीएस सिस्टम है वहां पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां पर राज्यों की जो राजनीति है उसको चलाने के लिए राजनीतिज्ञ मतलब कि सरकारें जो होती हैं, दल होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। लेकिन बिहार की राजनीति में ये महत्वपूर्ण तत्व नहीं था, जबकि साउथ इंडियन राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा गरीबी थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जब सरकारें आती हैं तो जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ कुछ चीजें दी जाती हैं, जैसे कि खाना फ्री कर दिया गया या फिर कुछ सर्दियों में ब्लैंकेट वगैरह दे दिए गए। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर जो साउथ इंडियन के राज्य होते हैं इसी आधार पर यहाँ पे सरकारें बनाई जाती हैं। वो बड़े बड़े वादे करती हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे, खाना देंगे, गेहूं देंगे, चावल देंगे, फ्री देंगे। तो ये सारी चीजों का वादा किया जाता है, फिर उसी के आधार पर वहां पर सरकारें बनती हैं। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि जो साउथ इंडियन लोग हैं, साउथ इंडियन राज्य हैं, वहां पर ज्यादा सिस्टम चलता है, जबकि वहां पर इतनी गरीबी भी नहीं है। बिहार में इतनी ज्यादा गरीबी है फिर भी वहां पर ये सिस्टम नहीं है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण, सोशल कैपिटल अप्रोच, इसके बारे में हम देखेंगे रॉबर्ट पुटनम की किताब मेकिंग द डेमोक्रेसी वर्क, सिविल ट्रेडिशंस ऑफ मॉडर्न इटली। तो ये इटली के बारे में रॉबर्ट पुटनम ने किताब लिखी थी। उसके प्रकाशन के बाद सामाजिक पूंजी की अवधारणा आई है। भारत में भी अब फॉलो की जाने लगी सामाजिक पूंजी की अवधारणा। ये उन्होंने किताब लिखी थी और जब उसका प्रकाशन हुआ तब लोगों को समझ में आया कि जो सामाजिक पूंजी अवधारणा है वो क्या है। इसके अनुसार सार्वजनिक जीवन में वार्ताओं नहीं, सामाजिक कर्ताओं के बीच आपसी विश्वास, मूल्यों की समानता तथा आपसी मेलजोल से लोकतंत्र की कार्य प्रणाली बेहतर होती है। मतलब कि इसमें ये बताया जा रहा है सामाजिक पूंजी में जो लोकतंत्र होता है उसमें जो लोग होते हैं, सामाजिक स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनका आपसी विश्वास किस तरह का होता है, उनके मूल्य, समानता, आपसी मेलजोल किस तरह का होता है, उसी के आधार पर जो लोकतंत्र होता है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो बेहतर होती है। मतलब कि जो लोकतंत्र बनाने वाले लोग होते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर आम जनता हो जाए या फिर जो है सरकार में काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हो जाए, वो सब लोगों का आपसी में विश्वास किस तरह का होगा। अगर अच्छा विश्वास होगा तो कार्य प्रणाली अच्छी होगी, मेलजोल अच्छा होगा, तब भी समानता होगी वहां पर। तो जब ज्यादा अच्छे से जो है हमारा लोकतंत्र वो काम कर सकेगा। तो ये हमारा सामाजिक पूंजीवादी दृष्टिकोण आ जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर आशुतोष वर्षनी की किताब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविक लाइफ, हिंदूज मुस्लिम इन इंडिया बहुत उल्लेखनीय है। तो आशुतोष जो है वो एक बुक लिखते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविल लाइफ, हिंदू मुस्लिम इन इंडिया। तो हिंदू मुस्लिम जो दो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बारे में बात बता रहे हैं। वार्ष्णी ने भारत के 6 शहरों में सांप्रदायिक या एथनिक दंगों की अध्ययन के आधार पर कहा है कि लोगों के बीच दंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें आपसी विश्वास की कमी और मूल्यों की विभिन्नता है। तो एथनिक, ये जो सांप्रदायिक या फिर एथनिक का मतलब होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब लोग जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर उसके बाद उनके बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर आजकल ज्यादातर धर्म के नाम पर ही सरकारें बनाई जा रही हैं। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि जो जब लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तभी उनके अंदर जो है लड़ाई की, सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है और फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से जो लोकतंत्र है वो हमारा सही नहीं हो पाता है। तो इसलिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करें ताकि जो हमारा लोकतंत्र है वो अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, उसकी कार्य प्रणाली भी बहुत अच्छी हो सके। तो इसके अलावा भी निर्जा गोपाल, जयाल, सुधा पाई और विद्याल मोहंती के अध्ययन इसमें खास है। इन्होंने इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से बताया है। सुधा पाई ने यूपी के दलितों और मोहंती ने हिमालय के क्षेत्रों में राजनीतिक विश्लेषण किए हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर लोग मतलब कि राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं उनकी बातों में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छे से जो है लोकतंत्र काम कर पाएगा।
अब है चुनाव अध्ययन दृष्टिकोण। तो भारत में आम चुनावों की बराबरता बार बारता ज्यादा है, जिसने राज्य राजनीति के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। जैसे 1967 के आम चुनाव के अध्ययन के बाद 1990 के दशक में चुनावी अध्ययनों की तरफ विद्वान आकर्षित हुए। तो ये चुनाव अध्ययन दृष्टिकोण है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन में किस तरह से चुनाव होते हैं और क्या क्या होता है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सब चीजों के बारे में इसमें है। इसमें एम्पेरिकल सर्वे के आधार पर कई अध्ययन हुए। तो इसी अध्ययन के आधार पर कई बार एम्पिरिकल सर्वे भी हुए हैं। इन अध्ययनों ने न केवल लोगों की राजनीतिक जिज्ञासाएं पूरी हुई, बल्कि राजनीतिक विश्लेषण के नए तथ्य प्रस्तुत किए। इनमें सबसे बड़ा योगदान CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, इन चीजों का रहा है सबसे बड़ा योगदान, जिनमें राष्ट्रव्यापी सर्वे आयोजित किए और राज्यों के बीच राजनीतिक प्राथमिकताओं की विभिन्नता को उजागर किया। इन अध्ययनों में राजनीतिक परिवेश का विवरण है, जैसे सामाजिक आर्थिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, लोगों की सामाजिक आर्थिक विशिष्टताएं तथा उनके राजनीतिक रुझानों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये जो अध्ययन है वो किन किन चीजों पर मतलब आधारित है, जैसे सामाजिक आर्थिक परिवेश आ गया, राजनीतिक परिवेश, लोगों की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं क्या हो जाती हैं, उन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हमारा निष्कर्ष है, राज्यों के राजनीति के लिए सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का उपयोग जरूरी है, जिनमें इन सैद्धांतिक फ्रेमवर्क से भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगी व्यवस्था दृष्टिकोण का ही है। मतलब कि जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा था व्यवस्था दृष्टिकोण, तो इन सारे दृष्टिकोणों में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो व्यवस्था दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। लेकिन राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए किसी एक सिद्धांत पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। मतलब कि कोई भी एक सिद्धांत जो है वो राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए काफी नहीं है। उसके लिए हम डिफरेंट जो हमारे सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होते हैं, उन पर हम बल देते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उनसे ही हम अपने राज्य राजनीति जो होती है उसको बेहतर बना पाते हैं। अतः इन उपागमों या सैद्धांतिक आधारों का उपयोग किसी भी स्तर के लिए देश, राज्य या स्थानीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग किया जा सकता है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है, फिनिश होगा, और ये यूनिट भी हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारा 3rd यूनिट रहेगा इस बुक का। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।